ड्रामा सीरियल नूरजहां का बुरा वक्त इस बार शुरू हो ही गया जब पहला वार मुराद ने किया। हुनैद और मुराद के दरमियान इस बार जंग शुरू होने जा रहे हैं। उधर नूर बानो मुख्तार शाह की जगह पर इस बार 7 गाँव की सल्तनत संभालने वाले हैं। बाप के चले जाने के बाद यहाँ पर नूर बानो बहुत ज़्यादा परेशान अकेली सोचों में ही घूमती है कि नूरजहां की वजह से आज उसका बाप इस दुनिया से जा चुका है। वो कभी भी नूरजहां को माफ़ नहीं करेगी। अकेली बैठी हुई आंखों में आंसू लिए हुए रो रही है और अपने बाप की वही बातें याद कर रही है जो उसे जाते हुए वो कह गया था। बदले की आग में जल रही यह नूर बानो इस बार नूरजहां का कुछ न छोड़ेगी। मुख्तार शाह के चले जाने के बाद उसकी कब्र को ठंडक देने के लिए यहाँ पर इलाके के सभी लोग नूरजहां अपनी बहू लेकर यहाँ पहुँच चुके हैं, जहाँ पर दुआएं खैर हो रही है, कुल पढ़े जा रहे हैं। खामोशी के साथ यहाँ पर बैठी हुई नूर बानो जिसे सफीना हौसला देने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन ये जो कुछ भी हुआ इस सब का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नूरजहां ही है। अगर वो उसकी बेटी को इस तरह से अपने घर में ना लेकर जाती तो कभी भी आज परेशानी से उन्हें अटैक ना होता। कुल पढ़ने के बाद यहाँ पर मुराद शाह इस बार पहुँच जाता है नूर बानो के पास, जहाँ पर वो जाकर उसे जाने के लिए भी कहता है, लेकिन इस बार उसे साफ साफ मना कर देती है। कहती है कि मुख्तार शाह कोई मामूली इंसान नहीं था, दूर दूर से लोग उसकी तज़ियत करने के लिए आए हैं। वो लावारिस नहीं है कि उसके पीछे भरोसा लेने वाला कोई भी मौजूद नहीं है। मुराद कहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए कह रहा था कि तुम यहाँ पर अकेले हो। नूर बानो कहती है कि तुम मेरे साथ हो ना यहाँ पर। यही बात सुनने के बाद यहाँ पर मुराद अपनी माँ से इजाज़त लेने के लिए पहुँच ही जाता है। उनसे पूछता है कि मैं यहाँ पर रुक सकता हूँ क्या? मेरी नूर बानो ये बात कह रही है कि तुम यहाँ पर रुक जाओ। नूरजहां उसे साफ साफ मना कर देती, कहती है कि हमारे खानदान के अंदर बिल्कुल भी ऐसा असूल नहीं है कि लड़का अपने ससुराल में रुके। तुम यहाँ पर रात नहीं रुक सकते। नूरजहां कहती है कि तुम यहाँ पर नहीं रुक सकते। यही बात सुनने के बाद मुराद शाह नूर बानो की तरफ होता है। नूर बानो कहती है कि मैं यहाँ पर बहुत अकेला फील कर रही हूँ, तुम यहाँ पर रुकोगे ना? ये बात सुनने के बाद यहाँ पर वो उसे हौसला दे देता है कि ठीक है, मैं यहाँ पर रुकूंगा। उधर नूरजहां जा रही है अपनी दोनों बहू को लेकर, सफीना और सुंबुल को। यहाँ पर मुराद को भी कहती है कि गाड़ी में बैठो। यहाँ पर वो गाड़ी का दरवाजा बंद कर देता है और कहता है कि अम्मी जान, आप नूर बानो की इस परेशानी को समझ सकते हैं। वो अकेली है यहाँ पर, उसका बाप क्या है? अगर इस वक्त में उसके ये काम ना आया तो मेरे शोहर होने का क्या फायदा है? हमारे घर का ये रिवाज नहीं है कि तुम यहाँ पर रात रुको। हमें ये रिवाज और रसूल हम इंसानों ने ही बनाया है। जो रिवाज हमें अपनों से दूर कर दे उन्हें तोड़ देना ही बेहतर है। हम उसकी गुलामी क्यों करें? ये बात सुनने के बाद इस बार नूरजहां की गैरत को तो ठेस पहुँचती ही है। आंखें निकाल कर यहाँ पर देख रही होती है कि ड्राइवर और दोनों बहू के सामने यहाँ पर मुराद खड़ा हो चुका है। यहाँ पर उन्हें जाने का कहता है। मुराद शाह अपनी माँ को खैरबाद कहने के बाद इस बार कमरे में जाता है। यहाँ पर इस बार नूर बानो की पहली जीत हो ही गई कि वो नूरजहां के इस असूल को तोड़ने जा रही है। इस बार उसका सिर्फ और सिर्फ मकसद यही है, नूरजहां को उसके बेटों से दूर करना, चाहे उसके लिए उसे जो कुछ मर्जी करना पड़ जाए। बाप के चले जाने के बाद यहाँ पर वो दुखी तो है ही, लेकिन अपने बाप की कब्र को ठंडक इसी तरह से पहुँचाएगी कि वो नूरजहां से बदला लेगी। नूरजहां घर में चली जाती है, जहाँ पर वो बहुत ज्यादा घबराई हुई परेशान है। टेंशन में इतनी ज्यादा है कि नूर बानो की जीत हो गई, मेरे बेटे को मुझसे इस बार वो दूर ही ना कर ले। परेशान होती है कि यहाँ पर उसके पास हुनैद आ जाता है। हुनैद अपनी माँ से पूछने की कोशिश करता है, सारी बातें बता ही देती है, जिस पर हुनैद कहता है कि अम्मी जान, आपको भी समझना चाहिए, यहाँ पर नूर बानो की तबीयत वाकई खराब है। वो बहुत ज्यादा अकेली है, उसे उसी के पास रहना चाहिए। ये बात सुनने के बाद इस बार नूरजहां को इस बात का तो अंदाजा हो ही जाता है कि उसके बेटे उसकी नफी करना शुरू हो चुके हुए हैं। आंखों में आंसू आ चुके हैं। अपने बेटे की ये बात वो बर्दाश्त ही ना कर पाए। दूसरी जानिब सफरीना, जिसे बहुत ज्यादा खुशी होती है कि इस बार मुराद अपनी माँ के सामने खड़ा हो चुका है और नूर बानो इस बार कभी भी नूरजहां को छोड़ेगी नहीं। यहाँ पर घर में वो कहती है कि हर फिरौन के लिए कहीं न कहीं मूसा तो आता ही है, शायद इस फिरौन का मूसा नूर बानो है। सफरीना को तो इस बात की समझ आ ही चुकी हुई है कि नूर बानो कभी भी नूरजहां को छोड़ेगी नहीं। उसका बाप इस दुनिया से गया है, कोई मजाक नहीं है। कुछ ही दिन के बाद दोबारा से घर में नूर बानो तो आ ही जाएगी, लेकिन उसके साथ बिहेव मुराद का बहुत ज्यादा डिफरेंट होता चला जाएगा, क्योंकि दोबारा से वो अपनी माँ की तरह। ये बात नूर बानो से बर्दाश्त नहीं होती। इतनी ज्यादा परेशान हो चुकी है कि सोचों में ही है घूम कि आखिर उसकी जिंदगी इतनी ज्यादा तब्दील हो गई, जिसकी वजह से इस बार मुराद शाह फैसला कर लेता है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ घूमने जाएंगे, ताकि नूर बानो का जहन काफी हद तक चेंज हो जाए। इसीलिए वो घूमने भी जाते हैं, जहाँ पर एक दूसरे
کے ساتھ وقت اسپینڈ کرتے ہیں۔ مراد شاہ اس بار نور بانو کو کافی زیادہ حوصلہ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ ادھر باپ کے چلے جانے کے بعد آخر سلطنت تو کسی نہ کسی کو سنبھالنی ہی پڑنی ہے، لیکن مختار شاہ کی ایک ہی اولاد تھی، نور بانو، جس کے سر کے اوپر یہ ذمہ داری آ چکی ہوئی ہے۔ علاقے کے سبھی لوگوں کے فیصلے مختار شاہ ہی اچھے طریقے سے باصول شخص بن کر کیا کرتا تھا اور ہر ایک کو انصاف دلاتا تھا۔ یہ ساری کی ساری ذمہ داری اس بار جانے جا رہی ہے نور بانو کے اوپر۔ نور بانو ساری کی ساری سلطنت اس بار سنبھال لے گی، جس کے بعد علاقے کے 7 گاؤں کے فیصلے نور بانو ہی کرے گی۔ جہاں پر لوگ آ کر انہیں ہار پہنا رہے ہوتے ہیں، ان کے قدموں میں پڑے ہوئے ہیں اور فیصلے بھی نور بانو ہی کر رہی ہے۔ ادھر نور بانو جو سلطنت سنبھالنے کے بعد علاقے کے سبھی لوگ انہیں پروٹوکول دے رہے ہیں۔ روڈ کے اوپر جاتی ہوئی گاڑیاں، یہاں پر لوگ ان کے اوپر پھول نچھاور کر رہے ہیں۔ اس بار نور بانو بھی اپنے اندر کے انسان کے ساتھ باتیں کرنا شروع ہو چکی ہے۔ کہتی ہے کہ میں بڑے بڑے کاموں کے لیے بنی ہوں، میری زندگی پورس کے جھاڑو پوچھو اور کچن کے ہانڈی سے بہت بڑی ہے۔ 7 گاؤں کے لوگ آ کر میرے ہاتھ چومتے ہیں، میں خود بہت مضبوط ہوں، بہت طاقتور ہوں۔ اس بار اسے اپنی حیثیت پتہ چل چکی ہوئی ہے۔ نور بانو واقعی بہت زیادہ طاقتور اور امیر خاندان کی بچی ہے۔ نور جہاں تو اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسری جانب سفرینہ جو دوبارہ سے امید سے ہے، اس بار دوبارہ سے اس گھر میں بیٹی کی ہی پیدائش ہونے والی ہے، لیکن یہ بات نور جہاں سے بالکل بھی برداشت ہونے والی ہی نہیں ہے۔ جب سفرینہ حنید سامنے آ جاتے ہیں نور جہاں کے، تو یہاں پر منہ پھیر کر بیٹھی ہوتی ہے۔ یہ بات حنید اور سفرینہ کو بالکل بھی پسند نہیں آتی، جنہوں نے پہلے ہی اپنی بیٹی کا نام انسیہ رکھا ہوتا ہے۔ سفرینہ کمرے میں چلے جاتی ہے، جہاں پر اس بار نور جہاں کے اوپر حنید ٹوٹ پڑا ہے۔ کہتا ہے کہ وہ میری بیٹی ہے انسیہ، اس کا میں باپ ہوں، آپ کو ہو کیا گیا ہے، آپ بھی ایک عورت ہی ہیں، اتنی زیادہ نفرت کسی بچی کے ساتھ آپ کو زیب نہیں دیتی ماں۔ نور جہاں کو اس بار سمجھ آنے ہی والی ہے کہ اس کے بیٹے اس سے اتنا زیادہ بدزن ہو چکے ہیں کہ وہ اس کے ساتھ بات کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتے۔ ادھر نور بانو اس بار گھر میں آ چکی ہے، جہاں پر وہ نور جہاں کے آگے بولنا شروع ہو چکی ہے اور اس طرح کی حرکتیں کرتی ہے کہ حنید کو بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ نور بانو بدلہ لے رہی ہے نور جہاں سے، جس کے بعد وہ اس کے اوپر چلا پڑتا ہے اور پسٹل لے کر اس بار وہ نور بانو کے بازو کے اوپر بھی مار دیتا ہے۔ لیکن یہ بات مراد شاہ سے بالکل بھی برداشت نہیں ہوگی، اس بار اپنے ہی بھائی کے ساتھ وہ لڑنے والا ہے۔ کھری کھری دھمکی تو نور جہاں نے بھی نور بانو کو دے ہی دی۔ تمہارے باپ نے میری محبت کی شادی کو میرے لیے گالی بنا دیا، میں نے بھی اس کی بیٹی کی لو میرج کو اس کے لیے گالی بنا دیا۔ نور بانو کہتی ہے اسی لیے میں نے بھی آپ کے بیٹوں کو آپس میں بڑھوا دیا، کیا فرق ہے؟ اس بار نور جہاں کا ہونے جا رہا ہے برا انجام۔ کون کون چاہتا ہے واقعی نور جہاں کا برا ہونا چاہیے انجام، کہ وہ زندگی میں اکیلی ہو کر رہ جائے؟ اسے بھی اس بات کا اندازہ ہو کہ اپنے بیٹوں کے ساتھ ہی نہیں بلکہ اپنی بہو کے ساتھ اور ان کی بچیوں کے ساتھ بھی محبت کرنی چاہیے۔